सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। एंड किंग आते ही सबसे पहले एक जापानीज फीमेल हंटर को अपना निशाना बनाता है, उसकी खोपड़ी को दांतों में चबा डालता है। यहाँ तक कि 2 एस रैंक हंटर्स भी एंड किंग की धमाकेदार एंट्री से परेशान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि आज हमारा आखिरी दिन है। वो दोनों हंटर्स एक के बाद एक अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड किंग पलक झपकने में ही उन दोनों के सर को खा जाता। याद रहे दोस्तों, इससे पहले जो एंड्स थे वो ए रैंक हंटर के लेवल के बराबर थे, लेकिन अभी जो एंड किंग है उसका लेवल एस रैंक हंटर से ताकत में कहीं ज्यादा होता है। यही रीजन होती है कि वो सिर्फ एक ही वार में उनकी खोपड़ी को खा जाता है। कोई भी एस रैंक का हंटर यानी कि जापानीज हंटर जो कि कोरियन हंटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे होते। टनल के अंदर हमें एस रैंक कोरियन हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि क्वीन के गार्ड्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। क्वीन के गार्ड्स का लेवल एस रैंक हंटर के बराबर होता है। हंटर माँ जो कि एक क्वीन के गार्ड के साथ फाइट कर रहे होते हैं, वो बाकी हंटर्स को मोटिवेट करते हुए कहते हैं, डटे रहना दोस्तों, चाहे ये एस रैंक हंटर के बराबर ही क्यों ना हो, लेकिन हैं तो ये बेस्ट ही, यानी कि इंटेलिजेंस में हमसे बहुत पीछे हैं और हमारे पास लड़ाई का तजुर्बा है तो हम इन्हें हरा सकते हैं। ये सुनते ही सारे हंटर्स बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। चाहाई इन अपनी तलवार से एक के बाद एक एस रैंक लेवल के बराबर एंट्स को मारना शुरू हो जाती हैं। एंड्स का कोर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हंटर चा चिल्लाते हुए कहते हैं, इनके सरों को कुचलने से कोई फायदा नहीं होगा, इनको पेट से काटो तभी ये मरेंगे। एस रैंक कोरियन हंटर्स अब लड़ते लड़ते थोड़ा थक चुके होते हैं। यहाँ पर कमाल शुरू होता है एस रैंक हीलर बियोंग गू का। वो बाकी हंटर्स को हील करना शुरू हो जाता है और तमाम हंटर्स पहले से कहीं ज्यादा अपने शरीर में दौड़ती हुई ताकत को महसूस कर रहे होते हैं और उनका कहना होता है कि अब हम एक एंड को नहीं बल्कि 10-10 एंड्स को हरा सकते हैं। टनल के दूसरी तरफ बाकी बचने वाले कोरियन हंटर्स को दिखाया जाता है। जब वो चार्ली टीम की तरफ पहुंचते हैं तो समझ जाते हैं कि उनके दोस्त हंटर्स मारे जा चुके हैं। क्वीन के कुछ रॉयल गार्ड्स का सामना बाकी बचने वाले जापानीज हंटर के साथ हो जाता है। रॉयल गार्ड्स में से बहुत बुरी स्मेल आ रही होती है तो किसी से भी सांस नहीं लिया जा रहा होता। इसी दौरान रॉयल गार्ड्स यानी कि एंड्स जमीन पर अपना एसिड फेंकते ही उन दोनों हंटर्स को जमा देते हैं और मार डालते हैं। इसके बाद हमें टनल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोरियन एस रैंक हंटर्स बियोंग गू की दी जाने वाली स्टेमिना और पावर की वजह से 5 मिनट्स तक रॉयल गार्ड्स को हराने में कामयाब रहते हैं, लेकिन अब भी चारों तरफ से उन्हें एंड्स की आवाजें आ रही होती हैं तो वो समझ जाते हैं कि अगर हमारा सामना और भी एंड से होता है तो हमें आधा घंटा लड़ जाएगा। इस लड़ाई को हमें आधे घंटे तक चलाना है। हंटर चाहाई इन ये सुनकर कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लगता है एंट क्वीन करीब ही है, तभी मुझे बहुत बुरी स्मेल आ रही है। और फिर जैसे ही वो सारे हंटर्स टनल के अंदर पहुंचते हैं तो उनके सामने एंट क्वीन होती है। क्वीन की हिफाजत करने के लिए 8 गार्ड्स होते हैं। हंटर माँ का कहना होता है, मैं क्वीन को संभालूंगा और तुम्हारे लिए डाइवर्जन क्रिएट करूंगा, बाकी हंटर्स का काम है रॉयल गार्ड्स को संभालना। और फिर देखते ही देखते एस रैंक हंटर्स अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करते हुए क्वीन और उसके गार्ड से लड़ना शुरू हो जाते हैं। बैक यूनहो की पूरी ताकत को दिखाया जाता है, वो किस तरह बेस्ट फॉर्म में खुद को तब्दील कर लेता है। इस लड़ाई की लाइव ब्रॉडकास्टिंग चैनल के थ्रू तमाम लोगों तक पहुंचाई जा रही होती है। यहाँ तक कि ए रैंक हंटर जिसके हेलमेट के ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, जिसके थ्रू इस फाइटिंग की लाइव ब्रॉडकास्टिंग लोगों तक पहुंचाई जा रही होती है, वो बाकी हंटर्स को लड़ता हुआ देखकर एकदम से दंग रह जाता है और समझ जाता है कि एस रैंक हंटर्स की असली ताकत क्या होती है, आज मुझे अपनी आंखों के सामने नजर आ रही है। और फिर बियोंग गू भी उससे पीछे हटाते हुए कहते हैं, जरा संभल कर। खुशी की बात यह है कि तुम्हारे चैनल को 80% व्यूअरशिप मिल चुकी है, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है, तो जरा संभल कर रहना क्योंकि असल लड़ाई अब यहाँ से शुरू होने वाली है। और फिर देखते ही देखते एस रैंक कोरियन हंटर्स क्वीन और उसके गार्ड्स को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन क्वीन मरने से पहले एंड किंग को पुकार लेती है। और जैसे ही एंड किंग का सामना कोरिया के एस रैंक हंटर से होता है तो उसकी स्मेल से चाहाई इन बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और अनईजी फील करते हुए वोमिट कर रही होती है कि मैंने इतनी गंदी स्मेल आज तक नहीं सूंघी। एंड किंग का बढ़ता हुआ एक एक कदम अपने दुश्मनों यानी कि कोरिया के एस रैंक हंटर्स के दिलों में डर पैदा कर रहा होता है। उसकी बॉडी से निकलने वाली रेडिएशंस यानी कि उसका स्ट्रॉन्ग ओरा, उसकी प्रेजेंस तमाम एस रैंक हंटर्स को उनकी औकात दिखा देती है कि एंड किंग से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तमाम लोगों को समझ आ जाती है कि अगर हमने इसे लड़ने की कोशिश भी की तो ये हमारा बहुत बुरा हाल करेगा, यानी कि बिना लड़े ही हार मान ली जाती है। यहाँ तक कि हंटर चा को भी अपनी हार महसूस हो जाती है। बैक यूनहो भी एकदम से हैरान हो जाता है कि मेरी बेस्ट फार्म बेस के मुकाबले में कुछ भी नहीं है।
एंट किंग तमाम एस रैंक हंटर्स के दरमियान से होता हुआ क्वीन की बॉडी के पास जाता है। क्वीन मर चुकी होती है तो वो गुस्से में चिल्ला रहा होता है। उसकी रोड से तमाम एस रैंक हंटर्स डर जाते हैं। इसी दौरान पलक झपकने में ही एंट किंग का पहला पंच हंटर चा हाई इन को तोहफे के तौर पर मारा जाता है। उसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि हंटर चा टनल की दीवार के साथ टकरा जाती है और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। दूसरा पंच हंटर माँ को मारा जाता है। वो अपनी शील्ड को आगे करके पंच को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शील्ड जो कि अब तक लड़ी जाने वाली तमाम लड़ाइयों में अनब्रेकेबल होती है, लेकिन वो भी टूट जाती है। एंट किंग हंटर माँ के दोनों हाथों को काट देता है। उसका आर्मर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी उसके पंच में ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि किसी भी अपोनेंट के, किसी भी इंसान के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो पलक झपकने में बेक युनहो के सीने को चीर देता है। उसका अगला निशाना हंटर चोय होता है और उसके बाद तीर चलाने वाले हंटर की बारी होती है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के साथ फाइट करना पसंद करता है। लेकिन एंट किंग उसके ब्लास्ट वाले तीर को पकड़ लेता है और उसको तोड़ देता है। हंटर माँ के दोनों हाथ जो कि एंट किंग ने उखाड़ दिए होते हैं, बियोंग गू की पावर की वजह से, हीलिंग टेक्निक की वजह से वो फिर से वापस उगाते हैं। एंट किंग को बहुत जल्द समझ आ जाता है कि इनके दरमियान में कोई हीलर मौजूद है, लिहाजा मुझे सबसे पहले उस हीलर को ठिकाने लगाना होगा। हीलर ने खुद को छुपा रखा होता है, अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए वो गायब होता है, लेकिन एंट किंग उसे देख लेता है। इससे पहले कि बियोंग गू अपनी जान बचाता कोई अटैक करता, एंट किंग एक जोरदार पंच मार कर उसके सीने में अपने हाथ को आर पार कर देता है। ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है, क्योंकि बियोंग गू वैसे ही हंटर बनने का सपना छोड़ चुका था। वो अपनी जिंदगी एक आम इंसान बनकर, हिस्ट्री का टीचर बनकर गुजारना चाहता था। तो बेक युनहो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि चिल्ला रहा होता है। वो उसकी मौत पर बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है, इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है, कमीने मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो एंट किंग उसको गले से पकड़ लेता है और कहता है, तुम तमाम हंटर्स बहुत ज़्यादा वीक हो, इंसान बहुत कमज़ोर है, मुझे अपना किंग दिखाओ, मैं तुम्हारे किंग से लड़ूंगा। युनहो ये सुनकर एकदम से परेशान हो जाता है। बाकी हंटर्स भी सोच रहे होते हैं कि एंट किंग किस किंग के बारे में बात कर रहा है, लेकिन कोई भी हंटर्स की बात का जवाब नहीं देता। तो अचानक से एंट किंग को बाहर से स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है और वो कहता है, तो बाहर है, तुम्हारा किंग बाहर है। और ये कहते ही वो टनल से बाहर पलक झपकने में ही गायब हो जाता है। बाकी हंटर्स के जान में जान आती है और वो शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि चलो कम से कम किसी और इंसान की वजह से हमारी जान तो बची। और फिर बेक युनहो को समझ आ जाती है कि शायद वो गोतो ryuji के पास गया है, शायद गोतो ryuji ही हम में से सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसी वजह से वो किंग कहलाने का हकदार है। दूसरी तरफ टनल के बाहर गोतो ryuji को दिखाया जाता है जो कि एंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने का काम कर रहे होते हैं, लेकिन एंट्स अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर लेती हैं, जिसकी वजह से गोतो को शक हो जाता है कि शायद क्वीन के चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी एंट्स क्वीन के पास पहुंच रहे हैं, यानी कि हमारे सिग्नल्स के थ्रू उनको डिस्ट्रैक्ट करने वाला जो प्लान था वो नाकाम रहा। अगर ये सारे मॉन्स्टर्स क्वीन के पास पहुंच जाते हैं तो कोरियन हंटर्स मारे जाएंगे। सबमरीन में बैठे चचा भी यही सोच रहे होते हैं कि गोतो ryuji है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। अगर हमारे सिग्नल्स वाली टेक्निक खराब हो गई, फेल होगी तो फिर क्या हुआ। आसान अल्फाज में समझाया जाए तो सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि गोतो ryuji बहुत ज्यादा ताकतवर हंटर है और वो आसानी से क्वीन या फिर एंट किंग का सामना कर सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोतो ryuji यहाँ पर अपने हंटर एसोसिएशन के डायरेक्टर से बात कर रहा होता है। जापान का हंटर एसोसिएशन का डायरेक्टर बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। कोरिया के तमाम टॉप के हंटर्स मारे जा चुके हैं, अब हम खुलकर खेल सकते हैं। अब सारी कहानी गोतो और उसके साथियों पर डिपेंड करती है। अगर वो इस रेड को कामयाबी से ख़त्म कर लेते हैं तो जापानी हंटर्स की जय जयकार हो जाएगी, तमाम लोग उन्हीं की तारीफ करेंगे और गोतो ryuji एक एस रैंक हंटर से नेशनल लेवल का हंटर बन जाएगा। यानी यहाँ पर कंट्री टू कंट्री पॉलिटिक्स भी दिखाई जा रही होती है। गोतो ryuji अपने साथियों से कहता है, जो मेरे हंटर्स मारे जा चुके हैं वो कमजोर थे, कमजोरी की वजह से मर गए हैं, मुझे उनका कोई भी अफसोस नहीं है। अभी वो ये बात कर रहा होता है, एंट किंग वहां पर पहुंच जाता है। गोतो ryuji अपने रॉड से उसके अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसी दौरान पलक झपकने में उसके एक साथी का सर एंट किंग खा जाता है। और फिर एंट किंग गोतो ryuji से पूछता है, तो क्या तुम इंसानों के किंग हो। गोतो ryuji ये सुनकर हंसता और कहता है, बहुत खूब, इंसानों की जबान बोलने वाला मॉन्स्टर, अगर तुम किंग की तलाश में हो तो मैं हूँ किंग। ये सुनते ही एंट किंग गुस्से में आ जाता है और एक ही अटैक करके गोतो ryuji का सर भी काट देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर एक ही वार में मारा जाता है। टनल के अंदर बाकी एंट्स के साथ फाइट करने वाले कोरियन एस रैंक हंटर्स बहुत ज्यादा बुरी हालत में होते हैं और उन लोगों को समझ आ जाती है कि आज की लड़ाई हमारी आखिरी लड़ाई है, हम बहुत ही जल्द सब लोग मरने वाले हैं। क्या यही हमारा एंड था, यही हमारी किस्मत थी।
अभी वो तमाम लोग उम्मीद हार चुके होते हैं। अचानक उनके पास एक ब्लैक शैडो सोल्जर समन हो जाता है जो कि एंट्स के साथ फाइट करना शुरू हो जाता है। तमाम हंटर्स हैरान हो जाते हैं कि ब्लैक शैडो सोल्जर ये किसका है, ये कौन हो सकता है। और यहाँ पर हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर की धमाकेदार एंट्री होती है, यानी कि संग जिन वो एक्सचेंज वर्ल्ड बोलता है और शैडो की जगह खुद उस टनल में पहुंच जाता है। एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग कुछ देर के लिए रुक जाती है क्योंकि तमाम हंटर्स मारे जा चुके होते हैं। यही न्यूज़ चारों तरफ चैनल पर दिखाई जा रही होती है। लाइव ब्रॉडकास्टिंग को 10 मिनट डिले करने का यही मकसद होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो लाइव वीडियो एडिटिंग की जा सके। लेकिन अब संग जिन वो इस लड़ाई को ज्वाइन कर चुका होता है, तो अब लाइव ब्रॉडकास्टिंग चलने वाली है। अब चाहे हारे या जीते या तमाम हंटर्स मारे जाए, लोगों को सच्चाई दिखानी होगी। जहां कोरिया के एस रैंक टॉप के हंटर्स हारे जा चुके होते हैं, लगभग मरने वाले होते हैं, वहां संग जिन वो के आने की वजह से तमाम कोरियंस की जो उम्मीदें होती हैं वो संग जिन वो पर टिक जाती हैं। और फिर जैसे ही संग जिन वो इस लड़ाई में शामिल होता है तो वो अपनी पूरी की पूरी शैडो आर्मी को समन कर लेता है और वो आयरन को हुक्म देता है कि अपने चिल्लाने वाली एबिलिटी को यूज करते हुए एंड्स को पैरालाइज कर दो। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। संग जिन वो डैगर निकालता है और पैरालाइज होने वाली एंड्स को मारना शुरू कर देता है। बाकी हंटर्स भी एकदम से थोड़ा हौसले में आ जाते हैं कि चलो संग जिन वो के आने की वजह से हमारी जान तो बच गई, हमें उम्मीद नहीं थी, हम सब उम्मीद खो चुके थे। और फिर संग जिन वो काफी देर एंड्स से लड़ाई करने के बाद, उन्हें मारने के बाद अराइज कहता है तो वो जिंदा हो जाती हैं और वो शैडो आर्मी में शामिल होकर बाकी एंड्स के साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। ए रैंक हंटर ये सारा तमाशा अपनी आंखों से देख रहा होता है, जिसके हेलमेट पर एक छोटा सा कैमरा लगा होता है जिसके थ्रू लाइव ब्रॉडकास्टिंग कोरियंस को दिखाई जा रही होती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता किस तरह एक इंसान ने शैडो आर्मी को समन किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस चीज को वो मारता है उसे बाद में जिंदा भी कर लेता है और अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है। मानो संग जिन वो की इस लड़ाई में शामिल होने की वजह से ये वन मैन शो बन जाता है। संग जिन वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के बाद मैजिकल पोशन तमाम हंटर्स को पिलाता है, जिसकी वजह से वो हील होना शुरू हो जाते हैं और उनकी एनर्जी लेवल रीसेट होने की वजह से सब बहुत ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं। लेकिन हंटर चा जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड होती है, उस पर संग जिन वो का मैजिक भी असर नहीं करता, यानी कि वो मैजिकल वाटर भी उसे हील नहीं कर पा रहा होता। बेक्युनहू उसे कहता है कि ये लड़ाई के दौरान बहुत ज्यादा जख्मी हो गई है, अगर बियोंगू जिंदा होता तो वो उसे ठीक कर सकता था। ये सुनते ही संग जिन वो के माइंड में एक आइडिया आ जाता है और वो अपने शैडो से कहता है तुम किसी तरह बियोंगू की डेड बॉडी को ढूंढ कर लाओ। अभी ये तमाम हंटर्स आपस में ये बातें कर रहे होते हैं। अचानक वहां पर एंड किंग भी पहुंच जाता है और कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला, बाहर जो हंटर था वो किंग नहीं है, क्या अब भी तुम्हारे दरमियान में किंग मौजूद है? संग जिन वो उसके पास जाता और पूछता है कि तुम किस किंग की बात कर रहे हो, और ऐसा मॉन्स्टर जो इंसानों की जबान बोलता है उससे लड़ने में तो बहुत मजा आने वाला है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जापानीज हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि क्या जापानीज हंटर सब मारे गए और जिंदा बचने वाले कोरियन हंटर्स, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कमजोर जिंदा हैं और ताकतवर मर गए। ये सब क्या हो रहा है इस दुनिया में? जहां एक तरफ जापानीज हंटर एसोसिएशन वाले बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, वहां दूसरी तरफ कोरियन हंटर एसोसिएशन के डायरेक्टर गो गुन ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि संग जू फाइनली इस फाइट में शामिल हो चुका है। और उनको पूरा भरोसा होता है कि अगर हमें कोई इस अजाब से बचा सकता है तो वो है संग जिन वो। सो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर संग जिन वो और एंड किंग की फाइट स्टार्ट हो जाती है और पहला पंच एंड किंग की तरफ से मारा जाता है। लेकिन संग जिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता, वो बिल्कुल भी नहीं हिलता, क्योंकि उसने अपना कमांडर्स हैंड स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है। और अगर आप संग जिन वो की इस एबिलिटी के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं कि ये एबिलिटी एक आर्मर की तरह है, यानी संग जिन वो इस एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए अपना डिफेंस भी मैक्सिमम लेवल तक यूज कर सकता है और विदाउट वेपन वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आर्मर वाले बंदे को पंच मारकर इंजर्ड कर सकता है। और गोतो ryuji का तो हाल आपने देखा ही था कि एंड किंग का एक पंच उसकी गर्दन को काट देता है। एंड किंग जो कि थोड़ी देर पहले संग जिन वो को कमजोर होने का ताना दे रहा था, वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि तुम तो किंग भी नहीं हो, तो तुम कैसे टिक गए मेरे पंच के सामने? कोरिया के बाकी एस रैंक हंटर्स जो कि अब तक संग जिन वो को एक मेज टाइप हंटर समझने की बेवकूफ़ी कर रहे थे, उन्हें समझ आ जाता है कि मामला कुछ और ही है, क्योंकि मेज टाइप हंटर सिर्फ जादू करना ही जानते हैं, वो कॉम्बैट नहीं कर सकते, इतने करीब से कभी भी नहीं लड़ सकते। तो यहाँ पर कोरियन लोगों को समझ आ जाती है कि भैया संग जिन वो वन मैन आर्मी है, वन मैन शो है, ये कुछ भी कर सकता है, ये चीज़ों को समन कर सकता है, ये करीब से लड़ भी सकता है।
और पहली दफा एंड किंग को पंच मारने वाला इंसान संग जिन वू होता है। वो इतनी पावरफुल पंच मारता है कि एंड किंग उछलता हुआ टनल की दीवार से टकरा जाता है, पत्थर टूटकर उस पर गिरना शुरू हो जाते हैं। बाकी हंटर्स यहाँ पर संग जिन वू की तारीफ करने के लिए खुद को रोक नहीं पा रहे होते। बेई क्यून हो का कहना होता है, मैं जानता था कि संग जिन वू तुम अपनी ताकत के लेवल को बढ़ा सकते हो, लेकिन तुम इतने पावरफुल होंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि हम सब हंटर्स मिलकर भी एंड किंग को हरा नहीं पा रहे थे। बोले तो संग जिन वू यहाँ पर अपना युजिरो हानमा बन जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर होता है। और फिर देखते ही देखते एंड किंग फिर से अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है। संग जिन वू कहता है इसका आर्मर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने इस एबिलिटी को अब तक जितने भी अपोनेंट के खिलाफ इस्तेमाल किया है मुझे कामयाबी मिली है, लेकिन इसकी बॉडी एक आर्मर की तरह है जो कि बहुत ज़्यादा सख्त है। तो देखते ही देखते संग जिन वू और एंड किंग यहाँ पर घुसों की लड़ाई शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को पंचेस मार रहे होते हैं। लड़ते लड़ते दोनों की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आम हंटर्स को तो वो लड़ते हुए नजर भी नहीं आ रहे होते। लड़ते लड़ते एंड किंग को समझ आ जाती है कि भैया संग जिन वू उसे कड़ी टक्कर दे रहा है, बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं वो उसके स्केलेटन को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रहा है। एंड किंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील कर रहा होता है, इसलिए वो अपने मुंह से पॉइजन फेंकना शुरू हो जाता है। पॉइजन इतना खतरनाक होता है कि संग जिन वू भी कुछ देर के लिए रुक जाता है। तो एंड किंग इतराते हुए कहता है, तो ये थी तुम्हारी औकात, तुम एक इंसान ही हो, और जैसा कि मैंने कहा था तुम किंग नहीं हो सकते। किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तुम तो एक कमज़ोर इंसान हो और तुम्हें ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। और फिर वो ज़ोर से एक पंच मारता है, लेकिन संग जिन वू उसके हाथ को पकड़ लेता है और एक ज़ोरदार पंच मारने के बाद यानी कि काउंटर अटैक के साथ उसे उठाकर ज़मीन पर पटक देता है। एंड किंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि मैंने तो पॉइजन यूज़ किया था, लेकिन ये डिटॉक्सिफाइड कैसे हो गया। मैं पहली बार ऐसे इंसान से लड़ रहा हूँ जिस पर जहर भी असर नहीं करता। संग जिन वू का लेवल अब 100 से अबव हो चुका होता है, इसलिए वो आसपास खड़े हुए लोगों की फीलिंग्स को भी सेंस कर रहा होता है कि उसके दोस्त बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, परेशान हैं, और हंटर चा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर मैंने इस फाइट को ज़्यादा घसीटा तो चा हाई इन मर सकती है, तो मुझे जल्द से जल्द इस फाइट को ख़त्म करके इन लोगों की जान बचानी होगी। दूसरी तरफ एंड किंग भी यही सोच रहा होता है कि लड़ाई बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, बात उसके ईगो पर आ जाती है, इसलिए वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, अपने पैरों को फड़फड़ाता है और अपनी स्पीड को यूज़ करता हुआ संग जिन वू पर अटैक करना शुरू हो जाता है। संग जिन वू भी यहाँ पर स्पीड का जवाब स्पीड से देते हैं। लड़ते लड़ते संग जिन वू ओवरवेलमिंग स्पीड दिखाना शुरू हो जाते हैं। तो एंड किंग को यकीन नहीं आता, मेरी असल ताकत मेरी स्पीड थी, लेकिन ये तो मुझसे भी ज़्यादा फास्ट है। संग जिन वू सोच रहा होता है कि मैंने डीमन किंग बारान को हरा दिया है, तो ये क्या चीज़ है, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है शायद ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल है और स्पेशली इसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है जो इसको हारने नहीं दे रही। और फिर लड़ते लड़ते संग जिन वू को एहसास होना शुरू हो जाता है कि मैंने उसकी बॉडी को लगभग 60% डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसका एक्सोस्केलेटन बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। तो यहाँ पर संग जिन वू क्रिटिकल अटैक स्किल को यूज़ करते हुए मल्टीपल स्ट्राइक्स करते हैं और उसकी बॉडी को लगभग 90% डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं। मरने से पहले एंड किंग जोर से चिल्लाना शुरू हो जाता है, तो सारे एंड्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी हेल्प के लिए आ रहे होते हैं। संग जिन वू ये देखकर मुस्कुराता है और अपनी शैडो आर्मी को समन कर लेता है, क्योंकि अब तक लड़ाई 1 वर्सेस 1 चल रही थी। लेकिन यहाँ पर एंड किंग जैसे ही अपनी आर्मी को इस लड़ाई में शामिल करता है तो संग जिन वू भी पीछे नहीं हटता। और जब कभी संग जिन वू ने बड़ी तादाद में मॉन्स्टर्स का सफाया करना होता है तो वो फोर्थ को बुलाता है, यानी कि टस्क जादूगर को बुलाता है, और वो उसे समझाता है कि तुमने सारे अपोनेंट्स को एलिमिनेट करना है सिवाय इंसानों के। अगर गलती से भी तुमने किसी इंसान को जख्मी किया तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं बुलाऊंगा। संग जिन वू की शैडो आर्मी को लड़ता हुआ देखकर हंटर्स तो हंटर, यहाँ पर एंड किंग भी हैरान हो जाता है कि मैं किंग हूँ, मैं जब से पैदा हुआ था तो मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, तो ये ह्यूमन मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्या ये किंग है। और फिर हम देखते हैं कि एंड किंग यहाँ से डरना शुरू हो जाता है, वो कांप रहा होता है और भागने के लिए बियोंग गू की हीलिंग एबिलिटी को यूज करता है। इस एबिलिटी को देखते ही संग जिन वू समझ जाता है कि इसने ये सारी एबिलिटीज हंटर्स को मारने के बाद हासिल की हैं। लेकिन अब एंड किंग का अंत करीब आ जाता है, वो कहीं भाग नहीं पाता, क्योंकि वो जहां भागता है संग जिन वू उसका पीछा करता है। आखिरकार संग जिन वू उसका काम तमाम कर देता है और फिर जैसे ही संग जिन वू एंड किंग को मार डालता है तो बाकी हंटर्स भागते हुए संग जिन वू के पास आते हैं और कहते हैं चा हाइन बस ये मरने वाली है, इसकी मदद करो। संग जिन वू को अच्छे से समझ आ जाती है कि उसके शैडो आर्मी में जो जादूगर हैं वो भी चा हाइन को हील नहीं कर सकते, इसलिए मुझे किसी ताकतवर मेज की जरूरत है जो कि चा हाइन की दुनिया से ही हो। और फिर मिस्टर संग जिन वू ए रैंक हंटर से कहते हैं तुम अपने कैमरे को जरा घुमा लो, मैं ये लाइव नहीं दिखा सकता।
और फिर जैसे संग जिन वू के कहने पर ब्योंग गू की डेड बॉडी को लाया जाता है तो वो उसे पहले अराइज कहते हैं, वो जागता नहीं है, लेकिन दूसरी बार कहने पर वो रिजरेक्ट हो जाता है। ये देखकर बे क्यून हो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इसका संग जिन वू ने क्या हाल कर दिया। ये एक इंसान था जो कि कभी भी हंटर नहीं बनना चाहता था, अपनी जिंदगी एक मामूली सा टीचर बनकर गुजारना चाहता था, उसे लड़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, तो तुम इसे अपनी शैडो आर्मी में इस्तेमाल नहीं करोगे। संग जिन वू उससे वादा करता है और फिर चा हाई इन को वो जैसे ही हील करता है तो संग जिन वू भी अपना वादा पूरा करते हुए उसे हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर देते हैं, वो उसे कभी भी अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। आखिरकार कोरियन हंटर्स बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि संग जिन वू की वजह से उनकी जान बच गई और फिर वो अपने शहर वापस जाना शुरू हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कोरिया और जापान की सबमरीन अब भी बाकी बचने वाली एंट्स का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ी होती है। संग जिन वू अब कोरिया का हीरो बन चुका होता है, तमाम लोग उसकी बहुत तारीफें कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ संग जिन वू एंट किंग के शैडो को अपना गुलाम बना लेता है और वो ये देखकर एकदम से हैरान हो जाता है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, इतनी डार्कनेस मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। और फिर संग जिन वू के सामने जो स्क्रीन पॉपअप होती है उसमें लिखा होता है जर्नल रैंक। संग जिन वू ने आज तक इतना पावरफुल रैंक कभी नहीं देखा होता। तो दोस्तों ये थी संग जिन वू और बीरू की फुल फाइट यानी कि एंट किंग। अब संग जिन वू उसका क्या नाम रखने वाला है उसका हिंट तो मैंने आपको दे ही दिया है और हर नए आने वाले एपिसोड के साथ स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। और ये शैडो आगे चलकर संग जिन वू से बहुत सारी बातें भी करने वाला है। पहला शैडो होगा जो संग जिन वू से गपशप भी लगाएगा। सो दोस्तों आज का एपिसोड मुझे बनाते हुए बहुत मज़ा आया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड मेरी तरह आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 90% लोग ऐसे होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए डेली बेसिस पर बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाला हूं। सो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।